जी हाँ, नमस्कार। आज टेस्ट 11 इट मीन्स वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 मीन्स फेज 2। फेज 2 का मतलब क्या समझे बच्चे? फेज 1 में 10 टेस्ट हुए, 10 टेस्ट का डिस्कशन दिया गया। आज से शुरू हो गया आपका फेज 2 जिसमें 10 टेस्ट दिए जाएंगे और बाकायदे डिस्कशन के साथ दिए जाएंगे, है ना। तो आज टेस्ट 11 हम लोग लेकर आए हैं। देखते हैं कि इसके क्या क्या क्वेश्चन है और क्या क्या उसका डिस्कशन हो सकता है बेहतर। एक एक करके देखते चलेंगे हम लोग। चलिए, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव की बात हो रही है तो इंग्लिश की बात। पहले जितने भी टेस्ट हुए हैं, कुछ टेस्ट के डिस्कशन यूट्यूब पे दे दिए गए हैं पहले ही। सारे टेस्ट के डिस्कशन नहीं दिए गए थे, ठीक है। इस बार लोगों की क्वेरी ये है, बच्चों की क्वेरी ये है कि सर सारा ही टेस्ट दे दिया जाए, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन में जो लोग आते हैं उनके लिए भी। तो ऑफलाइन ऑनलाइन वालों के लिए अलग से ये दिया जा रहा है। तो ये आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश का, है ना। चलिए देखते हैं कि क्या है क्वेश्चंस। सबसे पहले क्या है बच्चे? हाँ, राइट एन एसे इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। किसी एक पे 150 वर्ड्स में आपको क्या लिखना है? ऐसे लिखना है। दो टॉपिक दिए गए हैं, फर्स्ट वन इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकेंड वन इज योगा एंड इट्स बेनिफिट्स। चलिए हम लोग एक करके देखते हैं कि क्या हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आपके दिमाग में कंटेंट कहाँ से आए, तो कंटेंट आने के लिए आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें सुननी पड़ेगी। और जब आपके दिमाग में बातें आ जाएं तो उसको सिलसिलेवार तरीके से, है ना, उसको सीक्वेंस में कैसे सजा करके लिखा जाए, वही हमारा एसे राइटिंग होता है। राइटिंग स्किल एक बहुत ही बेहतर सा स्किल होता है। अगर आप कुछ नहीं भी लिख पा रहे हैं तो पहले जो टेस्ट का डिस्कशन हुआ है उसको देख लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हमने किया है एक दो, तो उसमें ऐसा डिस्क्रिप्टिव हुआ है, ऐसे हुआ जिसमें थोड़ा सा बड़ा किया गया है, ताकि अगर मैं 1000 वर्ड्स में आपको दूं तो आप 100 और 150 वर्ड्स तो आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ कंटेंट के ऊपर चर्चा करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट आखिर होता क्या है, उसके अंदर हम लोग क्या क्या हम लोग बातें रख सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, क्या है अनएम्प्लॉयमेंट, होता क्या है और क्यों है? तो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम। देखिए, ये अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया की बात नहीं कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक वर्ड है जिसके ऊपर हमें लिखना है। तो हम सिर्फ अपने कंट्री की बात नहीं करेंगे, एक आध लाइन तो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में ये प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है। कौन सा? अनएम्प्लॉयमेंट। इट अकर्स, ये तब होता है व्हेन पीपल, जब लोग हु आर कैपेबल ऑफ वर्किंग एंड विलिंग टू वर्क कैन नॉट फाइंड अ जॉब। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? मान लिया जाए आप ग्रेजुएट हैं और आपको आपके एजुकेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं मिलता है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। क्योंकि पकौड़े बेचने को लोगों ने एम्प्लॉयमेंट कह दिया था, वो होता नहीं है। होता क्या है? आपकी जो क्षमता है उसके अनुसार आपको काम मिलना चाहिए। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको इंजीनियरिंग का काम मिलना चाहिए। अगर आप एक बेहतर कुक हैं तो आपको कुकिंग का काम मिलना चाहिए। तो वैसे ही अगर आप एक म्यूजिशियन हैं तो उसी का काम आपको मिलना चाहिए। आप एक बेहतर टेक्नोक्रेट हैं तो आपको टेक्निकल काम में मिलना चाहिए, है ना। तो ये तब होता है व्हेन पीपल हु आर कैपेबल ऑफ वर्किंग एंड विलिंग टू वर्क कैन नॉट फाइंड अ जॉब। जिस तरह के लोग होते हैं उनके अनुसार उनको अगर काम नहीं मिलता है, तभी उसको कहा जाता है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट है ना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत तरह के अनएम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं। पहला हमने कहा है फ्रिक्शनल। पहला क्या कहा? फ्रिक्शनल। सेकंड कह दिया हमने स्ट्रक्चरल, और तीसरा साइक्लिकल। अब ये तीनों क्या क्या आपको हो सकता है ये पहली बार सुनने को मिला है, तो मैं ऐसी बातें लेकर इसलिए आ रहा हूं ना ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर बातें बना करके लिख सकें, ठीक है। तो इंक्लूडिंग फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड साइक्लिकल। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस व्हेन पीपल आर टेम्पररी बिटवीन जॉब्स। फ्रिक्शनल कब होते हैं? जब आप अपने जॉब में परमानेंट नहीं होते हैं, उसी को कहा जाता है फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। उनके अंदर हमेशा ये फियर होता है, हमेशा ये डर बना होता है
कभी भी मुझे नौकरी से फायर किया जा सकता है, कभी भी निकाला जा सकता है, तो वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट को कहा जाता है फ्रिक्शनल। While a structural employment occurs due to changes in industries or technology, कहा जाता है कि ये तब होता है जब क्या है, चेंज होता है किसमें, इंडस्ट्रीज में और टेक्नोलॉजी में जब चेंज आता है, उसके कारण से जब बेरोजगारी आती है, उसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल, है ना। एंड थर्ड वन इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज caused by economic downturns when businesses cut down on production। जब किसी चीज का डिमांड अगर कम हो जाए, मान लिया जाए कि ये हमने ये डिजिटल बोर्ड आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि इसका अब डिमांड मार्केट में नहीं रहा, कोई किसी ने खरीदना बंद कर दिया, क्या इसका प्रोडक्शन होगा? नहीं होगा। तो जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो उसकी कंपनी में जो लोग एम्प्लॉयड होंगे, क्या उनको फायर किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं रहेगी। तो इसी को कहा जाता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये हमने बात की कि कितने तरह का एम्प्लॉयमेंट होता है। तो तीन तरह हमने बताया, कौन सा? पहला वन इज फ्रिक्शनल, सेकंड स्ट्रक्चरल एंड थर्ड वन इज साइक्लिकल। अब कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट हैज सेवरल नेगेटिव इफेक्ट्स। उसके इफेक्ट्स की बात, क्या उसका असर पड़ता है? तो नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या है? ऑन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, इट लीड्स टू फाइनेंशियल स्ट्रगल्स फॉर फैमिलीज, काउजिंग पॉवर्टी एंड स्ट्रेस। देखिए, इससे क्या होता है ना, इससे क्या आगे उभर करके आता है? तो फाइनेंशियल स्ट्रगल, लोग बहुत ही पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मारा मारी हो रहा होता है कि कैसे पैसे कमाएं, क्या करें। फॉर फैमिलीज काउजिंग पॉवर्टी एंड स्ट्रेस, जिसका कारण क्या होता है? गरीबी आती है, लोगों में चिंताएं बढ़ जाती है, स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। हाई अनएम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो स्लो डाउन द इकोनॉमी एज फ्यूअर पीपल आर कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्क फोर्स। कहा जा रहा है कि अगर बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो ये इकोनॉमी को, ये पूरा अर्थ को ही आर्थिक रूप से उसको कमजोर कर देता है, जैसा कि कुछ लोग कंट्रीब्यूट करते हैं वर्कफोर्स को। ठीक है, मोreover it can lead to social problems like crime and mental health issues। अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ता है तो आप देखते हैं समाज में कि बहुत सारी घटनाएं होती हैं, चोरी की घटनाएं, कहीं लूट हो गया, कहीं कुछ हो गया। तो ये इसका एक बैड इम्पैक्ट है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। किसका? अनएम्प्लॉयमेंट का। क्योंकि अगर जिसके पास काम होगा ना, वो गलत काम क्यों करेंगे? कोई सट्टेबाजारी में लगा हुआ है, कोई चोरी कर रहा है, कोई किसी चेन स्नैचिंग कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई मोबाइल आपका चोरी करके भाग गया, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास काम नहीं है, और जीने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो कुछ चाहिए तो उसके लिए वो कुछ तो तरीका अपनाएगा, वो सुसाइड तो नहीं करेगा ना। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, यहां हो गया। अब इस देखिए, पहला तो हो गया इसका कितने तरह का होता है, क्या क्या। सेकंड क्या हो गया कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट या इफेक्ट्स क्या क्या हुए वो। तीसरा, अब इसको कम कैसे किया जाए? तो टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट्स कैन इन्वेस्ट इन एजुकेशन, प्रोवाइड जॉब ट्रेनिंग एंड क्रिएट पॉलिसीज दैट इनकरेज जॉब ग्रोथ। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? वो इन्वेस्ट करना चाहिए, किस पे? इंडस्ट्री लगाना चाहिए, एजुकेशन लोगों को देना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए, और क्रिएट पॉलिसीज और नीति बनानी चाहिए दैट इनका जो ये सब मिल करके क्या करे? इनकरेज जॉब ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सके, जॉब बढ़ा सके, इंक्रीज हो सके, है ना। By addressing unemployment, a country can ensure economic stability and improve the quality of life for its people। अगर अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस किया जाए, उसकी तरफ फोकस करके, इंगित करके बात की जाए ना, तो एक कंट्री जो है, कोई भी देश इंश्योर कर सकता है, आश्वस्त कर सकता है किसको? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। स्टेबिलिटी का मतलब स्थिरता, आर्थिक स्थिरता को इंश्योर कर सकता है, और क्या इंप्रूव कर सकता है? लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या बातें की? तीन बातें हमने की हैं। पहला क्या कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? वो क्या होता है? आपको अपनी क्षमता के अनुसार, आपकी कैपेसिटी के अनुसार, आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार अगर आपको काम नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलता, इसी को अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक है, सेकंड हमने क्या बात की कि अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरह का होता है? स्ट्रक्चरल, और क्या? फ्रिक्शनल, एंड थर्ड वन इज साइक्लिकल। तीनों का हमने बता दिया क्या क्या होता है। तीसरी बात हमने क्या की? इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, उसके ऊपर हमने बात की। फोर्थ पॉइंट हमने क्या कहा? इसको कम कैसे किया जा सकता है। खत्म की बात नहीं कर रहे, कम कैसे किया जा सकता है।
गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करके, एजुकेशन पे खर्च करके, लोगों को अच्छी ट्रेनिंग दे करके, अच्छी पॉलिसीज बना करके इसको कम किया जा सकता है, जिससे क्या होता है कोई भी कंट्री का आर्थिक रूप से वो स्टेबल हो सकता है, स्थिर हो सकता है, और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है ना। चलिए, तभी तो लोग ना हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर आएंगे। अगर लोगों की लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी नहीं होगी तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हमेशा क्या होंगे, नीचे रहेंगे। और इंडिया का स्थान बहुत ही नीचे गया है। रीजन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलिए, तो ये सारा कुछ अभी मैंने बाकी जो बातें बताई वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ चाहिए 150 वर्ड्स में अपनी बातों को कंक्लूड करना है ना। चलिए, तो एक ये हो गया। सेकेंड पॉइंट अपना था क्या, योगा एंड इट्स बेनिफिट्स। योगा देख के बाबा रामदेव याद आ रहे हैं? अगर आते भी हैं तो क्या दिक्कत है, आप लिखिए तो सही सारा कुछ। योगा क्या होता है बच्चे? तो योगा इज एन एंशिएंट प्रैक्टिस दैट कंबाइंस फिजिकल पोस्चर्स। पोस्चर क्या होता है? देखिए, गेस्चर और पोस्चर दो चीजें। पोस्चर क्या होता है, आप किस तरीके से चलते हैं, है ना, सारा कुछ कैसा रखते हैं, वही होता है फिजिकल पोस्चर्स। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशन टू इंप्रूव बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। क्या होता है योगा? एक ऐसा प्रैक्टिस जो कि बहुत सी एंशिएंट है, जिसमें फिजिकल पोस्चर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन शामिल है, जिससे क्या होता है, इंप्रूव फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों। इट originated in India and has become popular worldwide for its numerous benefits. आजकल योगा डे भी मनाते हैं। Practicing yoga regularly can lead to improved flexibility, strength and balance, making it a great form of exercise. योगा को एक सबसे अव्वल दर्जे का एक्सरसाइज बोला गया है। इससे क्या होता है, आपका फिजिकली आप जितने स्ट्रांग होते हैं उतने ही आप मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, योगा हेल्प्स इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी बाय स्ट्रेचिंग मसल्स एंड इंप्रूविंग जॉइंट मोबिलिटी। अब योगा में क्या क्या होता है उसके ऊपर हमने थोड़ी बात कर ली। देखिए, आपके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स अलग अलग तरह के आ सकते हैं। मैंने ये बातें रखी हैं कि योगा जो है ना वो क्या करता है, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को, बहुत लोग क्या होता है नीचे झुककर अपना पैर टच नहीं कर पाते हैं, सरफेस को टच नहीं कर पाते हैं, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, आपके मसल को स्ट्रेच करता है एंड इंप्रूव जॉइंट मोबिलिटी। इट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स मसल्स, इंप्रूविंग ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ। ये ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जैसे हमने कहा पहले ही कहा कि फिजिकल हेल्थ को भी और मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। एंड इनहांसेज बैलेंसेज एंड कोऑर्डिनेशन। इनहांसेज बैलेंसेज एंड कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब, क्या बैलेंस करता है? तो बहुत लोग ना, उनका चलने का ढंग अच्छा नहीं होता है, थोड़े जैसे तैसे चलते हैं, अगर योगा करते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है। विथ रेगुलर प्रैक्टिस इट हेल्प्स प्रिवेंट इंजरीज एंड प्रमोट्स बेटर पोस्चर, है ना। अगर आप रेगुलर करते हैं तो इससे क्या होता है, बहुत ही ऐसा कुछ डिजीज भी है जो ठीक होता है और आपका एक अच्छा पोस्चर आपको मिलता है। योगा इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, है ना। मेंटल हेल्थ पे इसका क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट, इम्पैक्ट क्या है? थ्रू माइंडफुल ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन इट हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अगर हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं और मेडिटेशन करते तो नहीं होता कि एक स्ट्रेस ऐसा था जो क्या हुआ, वनिश हो गया, गायब हो गया। इट काम्स द माइंड एंड अलाउइंग प्रैक्टिशनर्स टू फील मोर रिलैक्स्ड एंड फोकस्ड। मेडिटेशन क्या होता है, आप किसी चीज के प्रति बहुत ही फोकस्ड होते हैं, है ना, माइंड आपका रिलैक्स होता है। योगा ऑल्सो हेल्प्स इंप्रूव concentration and mindfulness which can enhance overall emotional well-being। देखिए, मेंटल हेल्थ के ऊपर हमने बात की, अब बात कर रहे हैं योगा इंप्रूव्स हार्ट हेल्थ, है ना। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो करते हैं बहुत तरह का, उससे क्या होता है, आपका हार्ट भी बहुत ही हेल्दी होता है। बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर एंड बूस्टिंग सर्कुलेशन इट सपोर्ट्स बेटर डाइजेशन, boosts immunity and helps in weight management. It also enhances mental clarity and self awareness। ये enhance करता है किसको, मेंटल क्लैरिटी को। आप बिल्कुल किसी बात पे कंफ्यूज रहना बंद कर देते हैं एक समय के बाद। बहुत बार आप ऐसा देखते हैं ना कि आप बहुत चीजों में कंफ्यूज होते हैं, डिसीजन लेने में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं,
योगा करते हैं तो उससे क्या होता है ना, आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, आप बहुत ही डिसीजन मेकिंग आप हो जाते हैं, बहुत ही डिसीजन आराम से आप ले सकते हैं, ठीक है, और आप सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर आ जाता है। योगा इज सुटेबल फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस, योगा कहा जाता है किसके लिए, सभी उम्र के लोगों के लिए। एंड फिटनेस लेवल्स, बाय इनकॉर्पोरेटिंग योगा इनटू डेली लाइफ, इंडिविजुअल्स कैन एक्सपीरियंस बेटर फिजिकल हेल्थ, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड ए ग्रेटर सेंस ऑफ ओवरऑल वेल बीइंग। आफ्टर ऑल, एक कंक्लूजन के रूप में क्या हमको देखने को मिलता है कि ये जो है ना ओवरऑल हमारे पूरे हेल्थ को, चाहे फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ, इमोशनल स्टेबिलिटी, एक एक चीज को ये क्या करता है, इन्हांस करता है, इंप्रूव करता है, ठीक करता है। कुछ ऐसे इंजरीज है, कुछ ऐसा डिजीज है, उसको ये क्या करता है, फिक्स करता है, मतलब ठीक करता है ना। तो ये योगा एंड इट्स बेनिफिट्स, आपके अंदर बहुत सारी बातें आएंगी, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बस अच्छे तरीके से लिख दीजिए, मार्क्स आपको बेहतर ही मिलेगा, ठीक है। तो दो आपके क्या थे ऐसे, आगे देखते हैं क्या है, लेटेस्ट राइटिंग होंगे, है ना। क्या है, राइट अ लेटर इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स गिवन बिलो। फर्स्ट क्या है, राइट अ लेटर टू द लॉ मिनिस्टर, किसको लिखना है, लॉ मिनिस्टर को, इंडिया के लॉ मिनिस्टर को, सजेस्टिंग हिम मेजर टू काउंटर करप्शन। अब काउंटर करप्शन के ऊपर बात करनी है, तो काउंटर करप्शन होता क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए, ताकि आप लेटर तभी तो लिख पाएंगे ना। आप किसी का अटेंशन उसकी तरफ कब खींचेंगे, जब आप उसके सही प्रॉब्लम को लिखेंगे। तो काउंटर करप्शन के बारे में मालूम होना चाहिए। सेकंड क्या है, बिफोर सम डेज यू बाउट अ कंप्यूटर फ्रॉम द डीलर ऑफ योर मार्केट, आप अपने मार्केट से, जो नजदीक का मार्केट रहा होगा वहां से आपने कंप्यूटर खरीदा। द सेट यू बाउट इज डिफेक्टिव, जो आपने सेट खरीदा वो क्या रहा, डिफेक्टिव था। उसके बाद आपने लेटर लिखा है, राइट ए लेटर टू द डीलर रिक्वेस्ट हिम टू रिप्लेस द सेम, आपने उसके डीलर को लिखा लेटर उसको रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। चलिए, दो लेटर है, दोनों हम लोग यहां देखेंगे कि क्या क्या है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कैसे कैसे लिखना है, डेटेड यहां भी दे सकते हैं, मैं ये पहले बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, उसके ऊपर मैं नहीं आऊंगा, मैं सिर्फ कंटेंट के ऊपर बातें करूंगा कि क्या क्या कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। सजेशन टू काउंटर करप्शन, किसको लिखना था, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, न्यू दिल्ली। सर आई वुड, देखिए मैं पहले बताऊं कि रेस्पेक्टेड सर नहीं लिखना है, वो हमेशा क्या होता है, सुपरफ्लुअस होता है और वो रॉन्ग होता है, इसलिए सीधा या तो सर, या थोड़ा सा अगर इनफॉर्मल में आए तो डियर सर लिखते हैं, ऐसा आप सर लिखा ये सब में चलेगा। आई वुड लाइक टू सजेस्ट अ फ्यू मेजर्स टू कॉम्बैट करप्शन। कॉम्बैट का मतलब क्या, किसी चीज से युद्ध करना, किससे, करप्शन से। तो आपका मैं ध्यान इसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं ताकि करप्शन से लड़ा जा सके इन इंडिया। फर्स्टली, सबसे पहले, एस्टैब्लिशिंग अ स्पेशल कोर्ट टू एक्सपेडिएट करप्शन केसेज विल हेल्प इंश्योर टाइमली जस्टिस। सबसे पहले तो एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाए जिससे कि एक टाइम पे लोगों को न्याय मिल सके। सेकेंडली, दूसरा क्या कि प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इन गवर्नमेंट प्रोसेस कैन मिनिमाइज ब्राइबरी। इसको क्या करें, डिजिटलाइज किया जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे आजकल कोर्ट रूम से उसका वीडियो फुटेज आपको यूट्यूब पे देखने को मिलता है, तो वो क्या किया जा रहा है, उसको ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश है, उसको डिजिटलाइज किया जा रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, कितने दिनों से हियरिंग हो रही है, आपके केसेज कहाँ पेंडिंग हैं, कहाँ रुके हुए हैं, सारा कुछ धीरे धीरे एक एक चीज करके, ताकि ब्राइबरी यहाँ से बंद हो सके, रिश्वतखोरी जो है वो बंद हो सके। काउंटर करप्शन का मतलब वही है, ब्राइबरी, है ना। किसी काम के लिए आप जाते हैं तो वहां क्या करप्शन करने के लिए लोग बैठे होते हैं, वो आपसे उम्मीद करते हैं कि हमें कुछ मिलेगा ब्राइब और मैं इसका काम तभी आगे फॉरवर्ड करूंगा और तभी इसका काम हो पाएगा, है ना। तो उसी को बंद करने के लिए पहली बात क्या, एक स्पेशल कोड बनाया जाए। दूसरा कि जो भी हो रहा है उसको प्रमोट किया जाए ट्रांसपेरेंसी की तरफ, मतलब ट्रांसपेरेंट हो सके, है ना। स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट गिल्टी ऑफिशियल्स, जो ऑफिशियल्स हों, जो अधिकारी होंगे, जो दोषी अधिकारी होंगे, उनके प्रति एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, रिगार्डलेस ऑफ रैंक की चिंता नहीं करते हुए। जबकि लोकपाल बिल जो आया था उसमें क्या था कि जो जितने बड़े अधिकारी होंगे, मान लिया कि एक कांस्टेबल है और एक एसआई है और दोनों की संलिप्तता किसी एक करप्शन में है,
तो बड़ी सजा किसे होगी? जो ऊपर दर्जे का अधिकारी है उसके ऊपर, है ना। तो यहां भी बात वही की जा रही है कि स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट गिल्टी ऑफिशियल्स, जो भी ऑफिशियल्स, जो अधिकारी गिल्टी पाए जाएंगे, दोषी पाए जाएंगे, उनके प्रति क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, रिगार्डलेस ऑफ रैंक, उनके रैंक को ध्यान में न रखते हुए शुड बी टेकन, लेना चाहिए। लास्टली, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन should be launched to promote ethical practices and discourage corruption। क्या करना चाहिए कि पब्लिक को अवेयर करने की जरूरत है। अधिकांश जगह करप्शन क्यों होता है? पब्लिक को मालूम ही नहीं होता है कि यहाँ काम कैसे होना है। वो सीधा क्या करते हैं, किसी एक को पकड़ते हैं ताकि मेरा काम वही कर दे। तो पब्लिक को तो जागरूक करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको खुद से जाकर के अपना काम कराना है और वो जल्दी में होता है। बहुत जरूरी स्टेप है ये कि पब्लिक को अवेयर करने के लिए कैंपेन चला जाए, ठीक है। उसके बाद आई होप दिस मेजर्स विल बी कंसिडर्ड फॉर अ करप्शन फ्री इंडिया, है ना। थैंक यू। आप अपना सैल्यूटेशन इधर दे सकते हैं, कोई दिक्कत? और ये योर्स होगा, योर्स सिंसियरली, अपना नाम दे दीजिए। एग्जामिनेशन हॉल से दे रहे हैं तो XYZ वगैरह कुछ भी लिखिए, है ना। मैंने इसके ऊपर बात की है पहले, तो ये आपको अच्छे से लिखना होगा, 3 से 4 लाइन में। आप 100 वर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 100 वर्ड्स में काउंट सारे ही हो जाते हैं, तो ये जितना छोटा लिखेंगे उतना बेहतर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आप देखिए ये टेलीग्राम पे सबका PDF आपको इन सबका PDF आपको दिया जाएगा, ताकि वहां से आप जितना ज़्यादा ये पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर कंटेंट आएगा। कंटेंट अपने आप नहीं आता है, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है, उसी से आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या था कि आपने एक अपने डीलर से, मार्केट के डीलर से कंप्यूटर सेट खरीदा और वो डिफेक्टिव निकला, तो आपने उसके रिप्लेसमेंट के लिए उसको लेटर लिखा है। तो हमने यहाँ क्या किया, डियर सर, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव कंप्यूटर, ये हमारा सब्जेक्ट रहा, ठीक है। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। देखिए ये हमने पहले नहीं लिखा था, क्योंकि लॉ मिनिस्टर को लिख रहा है तो वैसे नहीं लिखना है, लेकिन ये थोड़ा सा एक हो गया ना कि आप अपने शॉपकीपर थोड़े क्लोज होते हैं तो उसको लिख सकते हैं कि उम्मीद है आप ठीक ही होंगे। I am writing to inform you that I recently purchased a computer from your shop on March 2025। मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज का डेट दे दिया। However, I regret to inform, मुझे इस बात का बहुत खेद है कि the computer is defective। जो कंप्यूटर मैंने लिया है वो क्या है, डिफेक्टिव। The issue I am facing include, आप मेंशन कर सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। हो सकता है वो स्विच ऑन अच्छे से ना हो सकता है उसका मॉनिटर ठीक काम ना कर रहा हो सकता है वो थोड़ा स्लो काम कर रहा हो, तो वो आप मेंशन थोड़ा कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल, फ्रीक्वेंट सिस्टम क्रैशेज, देखिए एक है मैल फंक्शनिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एरर्स, गिवन दैट द प्रोडक्ट इज स्टिल अंडर वारंटी, और जो आपने दिया है वो अभी क्या है, वारंटी में है। तो आई काइंडली रिक्वेस्ट दैट you replace the defective computer with a new one or offer a repair service at the earliest। या तो आप उसको रिप्लेस कर दीजिए, या तो उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको सर्विस करा के ठीक करा दीजिए। आई एम अटैचिंग अ कॉपी ऑफ द परचेज रिसिप्ट एंड वारंटी कार्ड फॉर योर रेफरेंस, ठीक है। आई वुड अप्रिशिएट it if you could look into this matter promptly and arrange for the replacement as soon as possible. Thank you for your attention to this matter. I look forward to your swift response। देखिए ये थोड़े बेहतर लाइन आते हैं, अगर इस तरह का लिखा जाए ना तो आपको नंबर बहुत ही बेहतर मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस किया है कि मिनिमम 50 लेटर्स की प्रैक्टिस आपको करा दी जाएगी, टेस्ट और इसके अलग से जो वीडियो आएंगे उसको मिला करके 50 लेटर्स, 50 ऐसे राइटिंग। इससे ज़्यादा टॉपिक की जरूरत तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा की जरूरत है आपको, ठीक है। तो लेटर्स हो गए दोनों, अब क्या बचता है, इडियम्स है। इडियम्स उसको सेंटेंस में यूज करना है ना। चलिए क्या है, पहला क्या है, अस्सी चेंज। अस्सी चेंज का मतलब होता है कि किसी चीज में बड़ा उलटफेर, बड़ा बदलाव अगर आता है तो अ सिग्निफिकेंट एंड नोटिसेबल ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज, एक ऐसा चेंज जो बिल्कुल नोटिसेबल हो, जिसको नोटिस किया जा सके और वो सिग्निफिकेंट हो,
महत्वपूर्ण हो, है ना। तो एक बड़ा और महत्वपूर्ण परिवर्तन या बदलाव। एग्जाम्पल हमने क्या किया कि द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी अबाउट अ सी चेंज इन द इंडस्ट्री। क्या किया हमने, नए टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन ने क्या किया है, इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव लाया है ना। नई तकनीक के आगमन ने उद्योग में एक बड़ा बदलाव लाया, ठीक है। तो सेंटेंस, जैसे एक सेंटेंस अगर मैं यहां दे रहा हूं तो एक से दो सेंटेंस आप खुद भी प्रैक्टिस करते चलिए। जितना ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा मार्क्स आपका आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, हाँ, पास द बक। पास द बक का मतलब समझते हैं, मतलब जो जिम्मेदारी आपके ऊपर थी वो आपने दूसरे के ऊपर डाल दी। टू शिफ्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम टू समवन एल्स, जिम्मेदारी या दोष किसी और पर डालना, ठीक है। डोंट पास द बक, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस, अपना जो किया कराया है वो दूसरे पर मत डालिए, खुद पे उसको लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, हाँ, अ बैड हेयर डे। कहा जाता है कि किसी मान लो कि कुछ ना हो, आप उस दिन बिल्कुल अनकंफर्टेबल, आप बिल्कुल असहज महसूस कर रहे हैं, उसी को कहा जाता है अ बैड हेयर डे। अ डे व्हेन एवरीथिंग गोज रॉन्ग। ये होता है कि आज पता नहीं किसका मुंह देकर उठे, जो भी कर रहे हैं गलत ही हो रहा है, होता है ना ऐसा। तो पता चला गर्लफ्रेंड को ही देख लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सॉरी, अ डे व्हेन एवरीथिंग गोज रॉन्ग और व्हेन समवन फील्स पर्टिकुलरली अपसेट और अनकंफर्टेबल। कहने का मतलब कि ऐसा दिन जब कुछ भी ठीक ना हो और जब कोई व्यक्ति विशेष विशेष रूप से परेशान या असहज महसूस करे, तब इसको कहा जाता है अ बैड हेयर डे, ठीक है। आई एम हैविंग अ बैड हेयर डे। देखिए आई एम हैविंग ये गलत सेंटेंस है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। हैविंग से अच्छा कीजिए आई एम फेसिंग अ बैड हेयर डे, एवरीथिंग सेम्स टू बी गोइंग रॉन्ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक ऑफ द वुड्स। नेक ऑफ द वुड्स का क्या मतलब, अ पर्टिकुलर एरिया और रीजन ऑफन रेफरिंग टू वेयर समवन लिव्स और अ प्लेस वन इज अनफैमिलियर विथ। एक ऐसा एरिया या रीजन, एक ऐसा क्षेत्र जो किसी व्यक्ति से संबंधित हो और वहां के लिए वो क्या हो, अनफैमिलियर हो। एक विशेष क्षेत्र या इलाका, खासकर जहां कोई रहता है या जहां के लिए कोई अनजान हो, ठीक है। He lives in my neck of the woods just a few blocks away. वह मेरे इलाके में रहता है सिर्फ कुछ ब्लॉकों दूर, सिर्फ कुछ ब्लॉक दूर, ब्लॉकों नहीं, सिर्फ कुछ ब्लॉक दूर, है ना, ठीक है। दो दो सेंटेंस खुद से बनाते चलिए। नेक्स्ट क्या है, इन ए स्टेट ऑफ, सॉरी, इन ए फ्लटर। इन ए फ्लटर क्या होता है, इन ए फ्लटर क्या होता है, इन ए स्टेट ऑफ नर्वसनेस। एक ऐसी स्थिति आप के अंदर बहुत ही बेचैनी हो, बहुत नर्वस हो, एक्साइटमेंट हो या कंफ्यूजन हो, घबराहट, उत्तेजना या भ्रम की स्थिति में होना कहलाता है इन ए फ्लटर। शी वॉज इन ए फ्लटर बिफोर हर बिग एग्जाम। तो हमने क्या किया, शी वॉज इन अ फ्लटर, वो एग्जामिनेशन से पहले, उसका जो बड़ा एग्जाम जो था, उसके लिए जो एक महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन जो था, उससे पहले वो क्या थी, बहुत ही दुविधा में थी, बहुत ही भ्रम की स्थिति में, बहुत ही घबराहट में थी। होता है ना कि एग्जाम से पहले पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करते चलें, इसमें प्रैक्टिस से बेहतर कुछ नहीं होता। इंग्लिश आपका ओवर हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेक्शन सी, यानी कि हिंदी डिस्क्रिप्टिव। हिंदी में बच्चे जैसा कि प्रीवियस एग्जाम जो हुए हैं कोर्ट रीडर का, उसमें क्या किया गया है कि एस्से राइटिंग और लेटर राइटिंग नहीं पूछा गया है। तो हम लोग भी क्या करेंगे कि कुछ टेस्ट पेपर में लेटर राइटिंग और एस्से राइटिंग किया जाएगा, कुछ में नहीं किया जाएगा। जो पैटर्न है उसी को फॉलो किया जाएगा, प्रीवियस पैटर्न को, ठीक है। 16 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, इस बार जो हुआ है उसमें नहीं पूछा गया है। चलिए क्या है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य कीजिए। मैं सिर्फ इसका मतलब बताते चलूंगा थोड़ा थोड़ा, उसके बाद आप लोग खुद से सेंटेंस बनाएंगे। अंगारे उगलना का क्या मतलब, मतलब बहुत गुस्सा दिखाना, है ना। गांठ बांधना, निश्चय कर लेना, बड़े घर की हवा खाना,
बड़ा घर की हवा खाना मतलब जेल में होना, ठीक है। पीड़ा उठाना, पीड़ा उठाना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी ले लेना। नानी याद आना, कुछ करने में बहुत कठिनाई महसूस होना, ठीक है। मैंने मीनिंग बता दिया है, आप उसका सेंटेंस ऐसा बना जिसे मीनिंग का पता चले। जैसे कल का होमवर्क करने में मुझे नानी याद आ गई, हो गया, है ना। सबका सेंटेंस आप बनाते चलेंगे, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक करेंगे नहीं बेहतर होगा नहीं। अगर मैं सारा कुछ बनाते चलूं मेरा बेहतर हो जाएगा, और एग्जामिनेशन मुझे नहीं आपको लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। मैंने झूठ बोला नहीं, मैं झूठ बोला, मैं झूठ बोला। तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए, नॉट मांगना चाहिए। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, हिमालय एक पर्वत ही है, उसके बाद पर्वत लगाने की जरूरत नहीं है। दो दो चार होते हैं, नॉट होता है। मैंने भोजन कर लिया है, ओ हूं नहीं होगा, है। मैंने भोजन कर लिया है, वाक्य शुद्ध हो गया अपना। चलिए निम्नलिखित शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। देखिए इसमें एक आध हो सकता है मैं कंफ्यूज हो जाऊं। अपने बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वावलंबी। ठीक है। ईश्वर पर विश्वास न करने वाला नास्तिक, नास्तिक। कम खर्च करने वाला मितव्ययी। किसी भी बात को जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। क्या कहलाता है? जिज्ञासु। जो पुत्र गोद लिया हुआ हो उसको क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र। क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। हाँ, अनिवार्य, इसका विलोम लिखना है। अनिवार्य का क्या होता है? अनिवार्य होता है मैंडेटरी, उसके लिए क्या? ऑप्शनल, यानी कि ऐच्छिक। हम लोग कह सकते हैं क्या? ऐच्छिक। अनुग्रह, इसका विलोम विग्रह। चलिए समानार्थी, इट मीन्स की पर्यायवाची। बहुत ही आसान है। आकाश का क्या होता है? गगन, क्षितिज, है ना। घोड़ा का अश्व, जंगल, वन। जो आसान क्वेश्चन है उसको खुद थोड़ा किया कीजिए, 5 सेकंड तो लगेगा ये सब करने में। आज के क्वेश्चंस, हाँ, डिस्क्रिप्टिव खत्म हो गए। अब ऑब्जेक्टिव के लिए राहुल सर आने वाले हैं, तो उनका आप थोड़ा सा वेट करेंगे, 2 मिनट, 2 मिनट में सर आ जाएंगे। थैंक यू। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सिविल कोड क्लर्क मेंस के टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन नंबर 11 में। मेरे प्यारे साथियों, काफ़ी दिनों के बाद मैं आज आपके सामने सॉल्यूशन को लेके आ रहा हूं। कुछ कठिनाइयां हो गई थी, होली का त्यौहार था तो इस बीच में हम लोग का गैप हो गया था। बट एक बार फिर से हम लोग सिविल कोड क्लर्क का फेज़ 2 यानी वॉल्यूम 2 सेट प्रैक्टिस लेकर आया हूँ, जिसमें आपको सेट नंबर 11 से लेके 15 तक आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जो कि आपका सिविल कोड क्लर्क रीडर के तौर पे होगा। 11 से 15 जो आपका सेट नंबर होगा वो बिल्कुल आपका कोड रीडर का जो पैटर्न था उस पे होगा। और यह आपका जो टेस्ट सीरीज़ है फेज़ 2 का, वो 5 अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगा। अगर आप किसी व्यक्ति को नहीं पता हो कि टेस्ट का डेट क्या है, टेस्ट का टाइमिंग क्या है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। चलिए हम लोग आज का सेशन का स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले एक मुझे आज शायरी बोलने का मन कर दिया आप लोगों के लिए। कहा जा रहा है कि मेहनत के दिए जलाए जा, सफलता के परचम लहराए जा, सुख दुख तो जीवन में आते ही रहेंगे, तो जीवन को आगे बढ़ाए जा। ठीक है, चलिए तमाम इन सारी बातों के बाद आज हम लोग फिर से शुरुआत करेंगे टेस्ट में जो होगा मैथ का क्वेश्चन। और कह रहा है कि 2 अंकीय संख्या में इकाई अंक दहाई अंक से 2 अधिक है और दी गई संख्या और अंकों का योग गुणनफल जो है वो 460 के बराबर है, तो संख्या क्या है? अच्छा, इस प्रकार के सवाल में हमें करना क्या होता है? देखो, बाय द प्रोसेस से चलेंगे तो थोड़ा सा ये आपका जो
कैलकुलेशन है वो लंबा हो जाएगा। अगर एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से हम लोग इसको देखें तो सबसे बड़ा आसान सा तरीका है कि वाई ऑप्शन मेथड से आप जाएं और ऑप्शन को वैल्यू जिस तरह से क्वेश्चन कह रहा है अगर पुट करके देखें, अगर आ जाती है तो अच्छी है, फिर वरना जो आपका लॉन्ग प्रोसेस होगा उससे हम लोग चलेंगे। तो कहता है कि 2 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है। और कहा जा रहा है कि इकाई अंक जो है वो दहाई अंक से कितना है? 2 अधिक है। यानी मान लीजिए कि कोई संख्या है, जैसे मैं ले लेता हूँ 57, ठीक है, तो इकाई अंक मेरा क्या हो गया? 7 हो गया। दहाई अंक मेरा कितना हो गया? 5 हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इकाई अंक जो है कितना है? दहाई अंक से 2 अधिक है। तो बिल्कुल सेम वैसा ही है। कह रहा है कि दी गई संख्या और उनके अंकों का योग का गुणनफल जो है 460 है। यानी मान लिया जाए कि इसके अंकों का योग, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे 57 संख्या है और इसको हम लोगों ने जोड़ा तो 5 + 7 कितना हो जाएगा? 12। और इस दोनों को जोड़ने के बाद इस प्रकार से जितना भी नंबर आएगा, तो सेम इसी प्रकार का पैटर्न जो है सवाल में पूछा है कि संख्या और उनके अंकों का जब जोड़ेंगे तो गुणनफल करने के बाद कितना आएगा? 460 आएगा। तो वो संख्या क्या है? हमने बोला कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड से चले, ऑप्शन मेथड से चले। तो सबसे पहला ऑप्शन देखें हम लोगों ने 64। तो यहाँ पे क्या है कि इकाई अंक 4 है, दहाई अंक 6 है। लेकिन यह सवाल मेरा कह रहा है कि इकाई अंक जो है वो बड़ा है दहाई अंक से। तो यहाँ तो भाई इकाई अंक छोटा पड़ गया, तो ये ऑप्शन मेरा नहीं आंसर हो सकता है। यहाँ पे इकाई अंक और दहाई अंक के बीच का डिफरेंस मेरा कितना है? 3 है। तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। इसके बाद सी नंबर में देखते हैं कि एक जो है 4 दिया हुआ संख्या दहाई की जगह पे और इकाई की जगह पे 6 दिया हुआ है। तो शायद ये मेरा आंसर हो सकता है। तो यह मैं संख्या एज्यूम करता हूँ कितना? 46। मल्टीप्लाई, क्यों मल्टीप्लाई? इसलिए करना है कि दी गई संख्या का जोड़ का जब करेंगे हम लोग को तो 460 आना चाहिए क्वेश्चन के अनुसार। तो 46 गुणा 6×4 कितना होता है? 10 होता है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 460 होगा। इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। बड़ा सिंपल सा सवाल था। जब भी इस प्रकार के सवाल आए सबसे पहले आप ऑप्शन पकड़ के बनाइए, काम ज़्यादा आसान हो जाता है। अभी वीडियो में और भी ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, वरना लॉन्ग टर्म में इसे बताता। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला सवाल कह रहा है कि यह मिक्सचर से दिया गया है, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है। कह रहा है कि मिल्क और पानी का अनुपात जो है वो 3:5 है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इधर हम लोग लिख लेते हैं कि मिल्क है और वाटर है। तो मिल्क का कितना अनुपात है? 3 अनुपात है। वाटर का कितना है? 5 अनुपात है। तो कहता है कि कुछ दूध मिलाया जाता है तो फिर जो अनुपात है वो कितना हो जाता है? 5:4 होता है। यानी मिल्क के साइड हम लिख रहे हैं कि कुछ हम लोगों ने ऐड किया, तो रेशियो कितना हो गया? 5:4 हो गया। कहता है कि फिर 15 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अनुपात जो है वो 5:7 हो जाता है। तो जोड़े गए दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो वाटर तो इस साइड है, तो अगला बार हम लोग वाटर कितना ऐड किए? 15। तो रेशियो जो हो गया मेरा कितना हो गया? रेशियो हो गया 5:7 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने मिल्क ऐड किया है यही हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे मिल्क ऐड किए तो रेशियो इतना हो गया, जब वाटर ऐड किए तो रेशियो इतना हो गया। तो इस प्रकार के सवाल को हमें बनाना कैसे है? तो सबसे पहले नीचे से हम लोग चलेंगे, जहाँ पे आपका कहीं ना कहीं रेशियो आपको बराबर दिखेगा। क्योंकि जब यहाँ पे सिर्फ पानी ऐड किया था तो मिल्क वाला रेशियो क्या था? बराबर था मेरा, 5:5 है। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है मेरा कितना? 4 और 7 का, है ना। तो बचा कितना मेरा? 3। यानी 3 यूनिट किसके बराबर है? 15 के बराबर। तो 1 यूनिट मेरा कितना हो जाएगा? 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब 5 के बराबर हो गया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा? 4×5 = 20 हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा 7×5 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ये 15 लीटर ऐड किया गया। तो इस हिसाब से यहाँ पे मिल्क कितना हो जाएगा? 5 से गुना होगा तो यह मेरा 25 हो जाएगा, ठीक है। कितना समझ में आया? हो गया कि 3 का गैप है, 3 का रेशियो कितना है? 15 के बराबर, 1 का रेशियो 5 के बराबर। तो यहाँ पे जो दूध का क्वांटिटी होगा मेरा कितना होगा? 4×5 = 20 होगा, ठीक है। अब ए और ए बराबर है, आप अंक से नहीं देख सकते हैं। अंक मेरा कितना है? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे मेरा 4 है। लेकिन आयतन में है ना वो मेरा क्या है? बराबर है। तो अगर ये मान लीजिए कि 20 लीटर है तो इसको हम लोगों ने क्या किया? 4 में 5 से गुना किया। और यहाँ पे 5 है तो इसको 20 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 20 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऐड हम लोग क्या किए थे? मिल्क ऐड किए थे। तो वाटर का रेशियो मेरा क्या था? सेम था।
जब मैंने इधर 4 से गुना किया तो हमें इधर भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो इट मीन्स मिल्क क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो इनिशियल में मेरा मिल्क 12 था, जब हम लोगों ने कुछ मिल्क ऐड किया, फाइनली जब फाइनल में मेरा मिल्क का जो क्वांटिटी है वो कितना है, 25 है। तो हमें ज्ञात क्या करना था कि मिल्क जो है कितना ऐड किया गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल घटा देंगे, तो 25 में से जब 12 घटाएंगे तो मेरा मिल्क कितना ऐड किया गया, 13 ऐड किया गया। वेर इज 13, 13 लीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। कहता है कि एक व्यक्ति ने पहले वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया, दूसरे वर्ष में आगे वह प्रत्येक वर्ष 0.5% के साधारण ब्याज की वृद्धि की जाती है। तो 4 वर्ष के बाद ऋण को पूरी तरह चुकाने के लिए ब्याज के रूप में कुल जो है उन्होंने 4600 रुपया का भुगतान किया, तो कुल ऋण कितना का था। अच्छा, विद्यार्थी क्या करे होंगे, कंफ्यूज कर गए होंगे कि ये सिर्फ देख के कि 0.5 बढ़ रहा है, अरे भाई 4 साल तक कहीं निकालना है ना। तो मान लीजिए कि पहला साल वो कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया, 5%, तो दूसरा साल 0.5 बढ़ा के दिया होगा तो 5.05%, तीसरा साल ये बढ़ के कितना हो गया होगा, 6% हो गया होगा, और चौथा साल कितना हो गया होगा, 6.05%। अच्छा 0.5 नहीं, 6.5%। यही तो वो 4 साल का साधारण ब्याज दिया है, कितना रुपया में, 4600 रुपया में। सवाल को थोड़ा सा समझने का जरूरत था। तो 6 5 11, 6 5 11 और 0.5 हो गया तो 12 13, 12 11 कितना हो गया, 23। यानी तो कुल जो ब्याज है वो कितना दिया, 23% ब्याज दिया, और 23% का वैल्यू कितना है मेरा, 4600। कितना है, 4600। जब 23% का 4600 है तो एक का कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और अपने आप में अमाउंट कितना होता है, 100%। तो कहने का मतलब कि इसमें हम लोग 100 से गुना कर देंगे तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। चलिए, तो आंसर मेरा क्या हो गया, 20,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 56 रुपीज है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि टॉपिक में मतलब सिलेबस में आपका साधारण ब्याज दिया हुआ है, और जो भी सेट में क्वेश्चन आते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस आते हैं। एक विद्यार्थी का आज मैंने कमेंट देखा, वो थोड़े से खफा है कि सर आप लोग कंटिन्यू क्यों नहीं रख पाते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज ही स्टार्ट हुई थी 27 जनवरी को, आगे फेस्टिवल आ गया सरस्वती पूजा। जब सरस्वती की पूजा के बाद खुला तो थोड़ा सा कोई पर्सनल मैटर जैसे घर का हो या फिर भारती सर के मतलब कोई डेथ कर गए, इसके बाद आ गया होली। तो कंटिन्यू हम लोग का जो 3 बार जो सिलसिला है वो मतलब रुका। तो अच्छी चीज़ों को जब शुरुआत होती है ना तो थोड़ा बहुत शुरू में तकलीफ देती है। जैसे आप घर का जब निर्माण करिएगा तो किस तरह से करना है वो बार बार आपको सताएगा, यहाँ पे क्या दूँ, यहाँ पे क्या दूँ, यहाँ पे कैसे करूँ। लेकिन जब एक बार घर बन जाता है तो लोग बोलते हैं कि थोड़ा टाइम लगा लेकिन घर अच्छा बना। तो मुझे भी क्या करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, और मैंने जो प्रॉमिस किया है वो बिल्कुल सारे मैं कराऊंगा। मैंने आपको प्रॉमिस किया है, जैसे 3 वॉल्यूम में मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। वॉल्यूम 1 आपका हो चुका है 10 सेट, और आपको 5 अप्रैल से पहले वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, 5 अप्रैल तक वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों का सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो। तो वॉल्यूम 1 में मेरा 10 सेट हुआ, जिसमें 5 सेट में मैंने क्या करता था, पैसेज देता था इंग्लिश में तो हिंदी में संक्षेपण, और हिंदी में पैसेज दे दिया तो इंग्लिश में संक्षेपण दे दिया, प्रिसाइज दे दिया। यह जो आपका 11 नंबर से 15 नंबर तक जो टेस्ट चल रहा है, यह आपका कोर्ट रीडर के अनुसार चल रहा है। कोर्ट रीडर का जो मेंस एग्जाम हुआ उसके अनुसार 16 से जो 20 चलेगा, आपको 2016 में जो भी एग्जामिनेशन हुआ है उसके पैटर्न के आधार पर चलेगा। और उसके बाद 21 से जो 25 चलेगा वो मेरा मिसलेनियस चलेगा, ठीक है। और उसके बाद 25 से जो मेरा 30 होगा वो सेक्शनल होगा। तो चीज़ें आपके अनुसार डिजाइन की गई है। मैं रोज प्रैक्टिस करवाऊँ उलूल जुलूल क्वेश्चन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या है कि वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 कर लीजिए। कंटेंट आपका प्लेलिस्ट चैनल पे बना हुआ है, एसे का, लेटर का आएगा, है ना। बाद में मैं सेक्शनल कुछ कुछ पढ़ाते रहूँगा। तो अभी थोड़ा रिजल्ट भी नहीं आया, हर ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा कम पढ़ें लेकिन जेन्युइन पढ़ें, ऑथेंटिक पढ़ें, जिससे आपको फ़ायदा हो, ठीक है।
अब मैं कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे दूं तो अब आपको भी लगेगा कि क्या मतलब कुछ भी करवाया जा रहा है। तो थोड़ा सा मुझे भी समय दीजिए, हालांकि थोड़ा सा कहीं लेट सेट हुआ हूं तो उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। चलिए मूल विषय वस्तु पे आते हैं। कहता है कि एक धनराशि जो है 2 वर्षों के लिए 8% पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 56। तो वह धनराशि ज्ञात करें। अच्छा, सिंपल सा तरीका है 2 वर्षों के लिए, ठीक है, कि जो अंतर होगा, ठीक है, अंतर जो होगा वो क्या होता है कि प्रिंसिपल इंटू जो रेट होगा मेरा बटा 100 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना आप कर लीजिए। 3 साल का भी फॉर्मूला होता है, वही मैं क्वेश्चन डालूंगा, है ना। तो यहाँ पे अंतर मेरा कितना है? 56 रुपीज़ है। ठीक है, और प्रिंसिपल ही तो हमें ज्ञात करना है, और रेट कितना है? 8%। तो 8 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यह मेरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 5600 गुना, फिर एक बार मुझे 100 करना पड़ेगा, और बटा कितना पड़ेगा? 8 गुना 8 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यह स्क्वायर दिया हुआ है तो ये मेरा रेसिप्रोकल में नीचे चला जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अनुसार ये मेरा जो 200 है वो ऊपर चला जाएगा। तो एक बार मैंने 5600 लिख दिया, एक बार मैंने 100 लिख दिया। अब इसको हम लोग काटे पीटेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 25 चौका 100। ये मेरा कितना हो जाएगा? 2 चौका 8 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी है, जब इसको हम 200 ना उड़ाएंगे तो 25 गुना कर देते हैं यहाँ पे, ये मेरा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अभी मेरा कितना है? 56 है, इसको जब हम लोग काटेंगे 4 यानी 14 से कट जाएगा। तो फाइनल जो मेरा होगा कि 14 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई फिर 25, और जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो मेरा जो आंसर है 8750 आएगा। इसमें आप 3 साल वाला भी सवाल देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा आपको टफ नहीं पूछेगा। ठीक है, 2 साल वाला 3 साल वाले के लिए। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि एक नाव की धारा विपरीत दिशा में 120 किलोमीटर जाने में और तथा उसे आने में कुल 30 घंटा का समय लगता है। उस नाव को धारा के विपरीत 25 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में कुल 7 घंटा का समय लगता है। तो शांत जल में जो नाव है वो 16 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी? ठीक है, तो एक आपका होता है u, है ना। तो u का मान हम लोग मान लेते हैं, x मेरा क्या है? शांत जल में धारा है, और y मेरा क्या है? जो विपरीत होता है वो। एक होता है आपका v, है ना, कि जब चाल हम लोग चलेंगे तो किसके दिशा में चलेंगे? नाव की दिशा में चलेंगे। ये मेरा इक्वेशन बना। u और v हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, जिसमें क्या है कि एक मेरा क्या है? धारा के विपरीत चल रहा है, और एक मेरा क्या है? धारा की दिशा में चल रहा है। ठीक है, अब जब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो एक समीकरण हम लोग बनाते हैं कि 120 u, ठीक है, प्लस 120 v। बोलिएगा ऐसा क्यों? ठीक है, कि 120 किलोमीटर ही नाव के धारा के विपरीत भी गया और धारा के साथ भी गया। ठीक है, इसको समय करने कितना में लगता है? 30 घंटा लगता है। ठीक है, और अगला जो है नाव के विपरीत जाने में, यानी 25 u प्लस नाव की धारा की दिशा में कितना हो जाएगा? 40 भी, इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, अभी समीकरण में हम यहाँ पे कॉमन लें तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 30 गुने 4 120, 30 गुने 4 120। ठीक है, यानी मेरा समीकरण बना कि 4u प्लस 4v इक्वल टू 1, और 25u प्लस 40v इक्वल टू 7। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा? अगर दोनों में से किसी एक को हम क्या करेंगे? कट करेंगे। तो हम लोग v को कट कर लेते हैं, तो ऊपर में हमें क्या करना पड़ेगा? 10 से गुना करना पड़ेगा इस इक्वेशन को बराबर करने के लिए। तो ये तो मेरा कट जाएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा? 10 चौका 40, और 40 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? यह बचेगा 15u बचेगा, और ये मेरा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एक 10 गुने 1 10 एकम 10, और ये जब घटेगा तो मेरा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी u बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 3/15, यानी 1/5। ठीक है, अब इस 1/5 का वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं यहाँ पे। तो 25 गुने 1/5 प्लस 40 भी इक्वल टू 7। तो ये तो मेरा कट गया 5,
यह 5 जब उस साइड जाएगा तो बचेगा मेरा कितना 2, तो 40 भी इजकल टू मेरा 2 हो गया, भी बराबर कितना हो गया 1/20 हो गया। ठीक है, तो u का मान हम लोगों ने निकाला कितना 1/5 और v का मान मैंने कितना निकाला 1/20, और यही आपको यहाँ पे रखना है। जब u का मान यहाँ पे 1/5 रखेंगे, v का मान एक क्या हो गया, v का मान हम लोग क्या रखेंगे 1/20 रखेंगे। अच्छा, ये मेरा कॉर्नर को कंसीडर कर ले रहा है। ठीक है, 1/20 रखेंगे तो मेरा समीकरण बनेगा कि x माइनस वाई बराबर कितना मेरा बनेगा 5, और x प्लस वाई इजकल टू बनेगा मेरा कितना 20। आपको पता है कि अपोजिट साइन में क्या होता है, कट हो जाता है। तो 2x बराबर कितना हो गया मेरा 25 हो गया, यानी x बराबर कितना हो गया मेरा 12.5 हो गया। अब हमें पूछा क्या था कि शांत जल में नाव की धारा कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय। समय आपको 16 घंटा दिया हुआ है, और शांत जल हम लोग क्या माने थे, इसका चाल जो है x माने थे, और x का मान कितना आया 12.5 आया। तो 12.5 गुना जब हम लोग 16 करेंगे तो यह मेरा आ जाएगा 16 12 180, या फिर इतना 200 आ जाएगा। कितना आएगा आंसर 200। इसका जो आंसर होगा मेरा कितना होगा 200 किलोमीटर होगा। ठीक है, अगले सवाल के प्रति बढ़ते हैं, है ना। अच्छा सवाल है कि ए और बी किसी काम को मिलकर डी दिनों में करते हैं। अकेले कार्य करते हुए ए को डी प्लस 16 दिन का टाइम लगता है, और बी को इसे पूरा करने में डी प्लस 36 दिन का टाइम लगता है। अगर ए 28 दिनों तक काम करता है तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। मसला कोई बड़ा नहीं है, मसला है कि यह डी का मान कैसे निकालें। मैंने सवाल ही इसीलिए दिया है कि डी का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे कितना दिन कर रहा है 16, और यहाँ पे कितना दिन कर रहा है 36, तो कुछ नहीं करना है। डी निकालने के लिए हमें ये 16 गुने 36 कर देंगे। तो आपको तो पता है कि दोनों स्क्वायर रूट है, एक को बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, जब दूसरा को बाहर निकालेंगे कितना कितना मेरा हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी डी का वैल्यू कितना आएगा 24। कैसे हम लोगों ने निकाला कि जो भी दिन दिया रहे एक्स दिया रहे, एक्स में 14 ज़्यादा रहे, फिर कोई काम करे तो 20 ज़्यादा रहे, तो उसी को पकड़ के दोनों को रूट में लिख देना है। ठीक है, और रूट से जो मेरा बाहर आएगा उसका क्या हो जाएगा एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अब हमें जब ए का यहाँ पे मान निकालेंगे कि ए जो है डी प्लस 16 दिन, तो ए बराबर मेरा कितना हो जाएगा 24 प्लस 16 यानी 40 दिन में काम करता है। और बी जो है मेरा कितना दिन में काम करेगा कि डी प्लस 36, तो 24 और 36 मेरा कितना हो जाएगा 3 2 5 6 4 10 60 दिन। और जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा मेरा 120 दिन आएगा। तो 20 दिन आएगा तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी 3 होगी, 40 दिया 120, और इसका कितना होगा 2 होगा। ठीक है, तो यानी इनकी ए की जो क्षमता है वो कितना है 3 दिन है, और बी की जो क्षमता है वो मतलब 2 यूनिट के बराबर है। अब ए ने काम कंप्लीट कर दिया कितना दिन 28 दिन, तो 120 टोटल मेरा काम है, तो उसमें से 28 दिन में घटा दूंगा, तो 28 गुने 3 8 3 24, और 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, तो इसमें से जब हम लोग घटाएंगे कितना 84 घटाएंगे तो 6 4 10, 8 3 11 1 12, यानी 36 होगा। तो रिमेनिंग वर्क मेरा कितना है 36, और उसको कंप्लीट कौन किया तो बी किया। तो बी की इफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 से भागा दे देंगे यहाँ पे, तो कटेगा तो 18, यानी जो रिमेनिंग मेरा वर्क जो है वो बी खत्म करेगा कितना दिन में 18 दिन में। क्वेश्चन का देने का पर्पस यही था कि अगर आपको इस तरह का कहीं सवाल दे दे छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो 18 मेरा कहाँ पे है यहाँ पे है। चलो भाई, यह जो सवाल है आपका कि 4 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से अनुपात 7:3 था, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु 9:5 के अनुपात में होगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। कोई बात नहीं भाई, तो 4 माइनस यानी 4 साल पहले फादर एंड सन
ठीक है, तो 7 अनुपात कितना था, 3 था। कहता है कि 4 साल बाद, तो +4 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 9 अनुपात 5 है। ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, इस चीज में आपको बनाने के लिए सबसे पहले देखना पड़ता है कि यहाँ कितना का डिफरेंस है और इस दोनों में कितना का डिफरेंस है। पहले इसको बराबर करना पड़ता है। यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, संयोग से दोनों डिफरेंस सेम है। कुछ नया सीखने को मिला ही नहीं, कोई बात नहीं है। अगला सब सेट होगा तो उसमें डाल देंगे बढ़िया क्वेश्चन। तो जब ये मेरा रेशियो सेम है तो फिर इधर से देखा जाता है कि 7 और 9 के बीच में रेशियो कितना का, 2 का। और यह -4 और +4, यहाँ पे मैथ वाला दिमाग नहीं लगाना है। यानी 4 साल पहले या 4 साल बाद, तो टोटल कितना साल, 8 साल। तो क्या हो जाएगा मेरा, ये 8। तो 8 जो मेरा वैल्यू है वो कितना यूनिट का है, 2 यूनिट का है। तो 1 यूनिट का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमें जो पूछे वो निकालेंगे। ठीक है, तो क्या पूछा है भाई साहब कि पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो भाई 4 साल पहले ही मान लो, 4 × 7 करेंगे तो कितना, 28। ये 4 साल पहले था ना, अभी वर्तमान में क्या करना पड़ेगा, 4 साल जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो मेरा कितना हो जाएगा आंसर, 32 साल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश को 12% बढ़ा दी जाए तथा उसके हर को 8% की कमी की जाती है, तो उसे नया भिन्न 16/17 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है। तो मान लिया जाए कि कोई जो भिन्न है वो क्या है, x/y है, और उसको हम लोग 12% से बढ़ा दिए, तो वैल्यू कितना हो गया, 112। ठीक है, तो x गुने कितना हो गया, 112। और कुछ घट गया कितना से, 8 से, ये मेरा कितना हो गया, 92। और जब इसको भिन्न जो नया बना वो कितना बना, 16/17। जब x/y का मान निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इधर से इधर, तो ये चला जाएगा 16 × 92 बट्टा 17 × 112। ठीक है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कट रहा है, क्या कट रहा है 7 से। ठीक है, 7 से 49, 7 4 11, यानी 92/119। लेकिन बच्चा सब क्या किया है, उल्टा आंसर मार दिया था, 119/92। क्या है, को जल्दबाजी में रहते हैं, कहाँ जाना है। ठीक है, घूम फिर के यहीं आना है। तो 92 बटा कितना हो गया, 119 हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। ठीक है, आपको जितना भी अभी तक क्वेश्चन मिला है सारा का सारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही मिला है। आपके सिलेबस में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस भी है। तो एक सवाल मैंने आपको बोट से दे दिया था, है ना, एक सवाल मैंने आपको ट्रेन से दे दिया है। ठीक है, तो कहता है कि P और Q के बीच की जो दूरी है, तो मान लिया जाए कि पॉइंट मेरा क्या है, P है, और यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है, Q है। तो कहता है कि इसके बीच की दूरी कितना है, 792 किलोमीटर। ठीक है, कहता है P से Q जाती है और साथ ही Q से P तक आती है, 12 घंटे के अंत में मिलते हैं। यदि पहली ट्रेन की तुलना में दूसरी ट्रेन 13 किलोमीटर अधिक गति करती है तो Q से चलने वाली ट्रेन की गति क्या होगी। ठीक है भैया, पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन की तुलना में ज्यादा तय करती है, और ट्रेनमा क्या है कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो घटेगा, जुटेगा, और सेम डायरेक्शन में आएगा तो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन से चल के आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो स्पीड है वो जुटेगा। तो मान लिया जाए कि एगो जो है x स्पीड से जा रहा होगा, तो एगो का स्पीड बा ज़्यादा है, 13 + x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 792। और रिलेटिव स्पीड है तो कितना घंटा में तय करता है, 12 घंटा में। ठीक है, अब इसको हम लोग निकालेंगे, यही तो मेरा इक्वेशन बन रहा है।
तो कटेगा, कटना तो चाहिए लाला। 12×84, ठीक है, 12×84 होता है। 84 में से घटा तो 42, नहीं 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 नहीं, 12×6 = 72, 12×6 = 72 और फिर 72, तो हो गया मेरा 792। तो यानी जब ये कटेगा, यानी इक्वेशन मेरा हुआ कि 13 + x + x इज बराबर कितना हो गया, 66 हो गया। तो x जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 2x बराबर 6 में से 3 गया 3 और 6 में से 1 गया, कितना बचेगा 5। तो कटेगा 26 दूनी 52, 26.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल को एक स्टेप और आगे बढ़ाना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि तेज वाला गति का क्या होगा। चलिए, तो तेज वाला का यहाँ पर ही बढ़ जाता तो ए हो जाता, और धीमा वाला का जो अभी का आंसर ए है, तो अभी वाला आंसर ए है 26.5 किलोमीटर। चलिए आगे, कहता है कि शशि ₹57,000 की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। पूरे लेन देन में ना तो हानि होती है ना ही लाभ होता है। यदि एक वस्तु 25% की हानि पे बेची गई तो दूसरी वस्तु कितने प्रतिशत लाभ पे बेची गई। तो बेचा कितना में, 57,000 में, ठीक है। अब पूरे लेन देन में ना तो हुआ हानि ना तो हुआ क्या, लाभ। अगर ए ना भी दिया हुआ था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या देता है यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो ये 57,000 क्या है, यूजलेस है। तो पूरे, क्योंकि पूरे लेन देन में ना तो हानि हुआ ना क्या हुआ, लाभ हुआ। एक वस्तु पे क्या हुआ, 25% की हानि हुई। तो 25% की मान लिया जाए कि सीपी निकाल दे दें और क्या निकाल दें, एसपी निकाल दें, ठीक है, दोनों का रेशियो। तो जब 25% की हानि हुई होगी तो अब 25% कितना होता है, 1/4 होता है। यानी अगर सीपी इसका 4 रहा होगा तो एसपी इसका कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। और कितना का लॉस सहा होगा, तो -1 का लॉस सहा होगा। एक वस्तु बेचा तब। दूसरा वस्तु कह रहा है कि कितने प्रतिशत हानि पे बेचा हो, लाभ पे बेचा होगा। तो कोई बात नहीं भैया, बनाए लेते हैं। एसपी और क्या हो गया, सीपी हो गया। तो कहता है कि सीपी तो दोनों में बराबरे है, क्या है कि दो जो वस्तु बेचता है दोनों किस पे बेचता है, बेचने का मतलब ही होता है क्या, एसपी। सीपी बोल रहे हैं बोलो, एसपी। तो एसपी जहां ये होगा यहाँ पे ई भी होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, लाभ पे है। तो लाभ हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। यह जो मेरा जो डिफरेंस है एक का, तो यहाँ अगर हम एक ऐड करेंगे, ठीक है, इसमें एसपी में मेरा ऐड हो चुका है। तो यह जो +1 जो है, हम लोगों ने इक्वेशन को बराबर किया यहाँ से यहाँ, यानी सीपी मेरा कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। तब ना जाके एसपी मेरा कितना हुआ, 3 रहा। और +1 का प्रॉफिट रहा, यहाँ +1 का क्या था, सॉरी -1 का क्या था, हानि था। तो अब बोल रहा है कि कितना प्रतिशत हमें प्रॉफिट पर बेचा गया। तो लाभ कितना का, 1 का, सीपी कितना का, 2 का, परसेंटेज का मतलब क्या, 100। तो ये कटेगा तो 50, तो यानी 50% का क्या हुआ, मेरा लाभ हुआ, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अच्छा, 10 का 10 मैथ खत्म हो गया। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फुट नोट विकल्प टैब के अंतर्गत समूहीकृत होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007, ठीक है, इसमें क्या है, 7 रिबन में टैब दिए होते हैं, जिसमें रेफरेंस एक ऐसा टैब है जहां पे आपको, है ना, फुट नोट का क्या मिलता है, ऑप्शन मिलता है, ठीक है। कहता है कि किसी एप्लीकेशन से कॉपी किए गए डेटा को किसमें संग्रहित किया जाता है। तो मान लिया जाए कि यह MS वर्ड का क्या है, जिसमें आप टाइप कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में क्लिप बोर्ड होता है, जो बातिया आपको बार बार टाइप करना होगा उसको आप उठा के यहाँ रख दीजिए, ठीक है। और नहीं तो क्या करते हैं हम लोग, प्रीवियस डॉक्यूमेंट में जाकर खोजते हैं, वहाँ से कॉपी करते हैं, वहाँ से लाते हैं, फिर यहाँ पेस्ट करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, क्लिप बोर्ड का ऑप्शन आता है एप्लीकेशन में, और वहीं से हम लोग क्या करते हैं, उठा के लिख देते हैं। तो यहाँ क्या आंसर होगा, क्लिप बोर्ड। कहता है कि एक्सेल में विंडो को 2 भागों में बांटना। बांटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किस प्रकार के मेनू विकल्प का प्रयोग किया जाता है।
तो यहाँ पे व्यू होगा, विंडोज होगा, स्प्लिट होगा। ठीक है, व्यू में जाना पड़ेगा पहले, फिर विंडो में, फिर क्या पढ़ना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। कहता है कि नेटवर्क में ब्रिज का क्या उपयोग है। ठीक है, तो ब्रिज इसका पूछ रहा है नेटवर्क में, तो इसका होगा टू कनेक्ट लैन्स। ठीक है, लैन को कनेक्ट करने के लिए। कहता है कि विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या है। ठीक है, साउंड, साउंड वेव। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला हो जाएगा मेरा .wav। अगला कहता है कि प्राइमरी मेमोरी कहाँ पे स्थित होती है। आप हमें 2-4 जो है कमेंट बॉक्स में जवाब छोड़ दीजिए कि प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल कौन कौन है। ठीक है, तो कहता है कि प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो मदरबोर्ड पे स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है, मदरबोर्ड पे। कहता है कि एमएस वर्ड में रिप्लेस का शॉर्टकट क्या है। सवाल में आपको हमेशा वो देते रहेगा, क्या शॉर्टकट की देते रहेगा। ठीक है, फुल फॉर्म देता रहेगा। तो शॉर्टकट की पढ़ते रहिए, एमएस वर्ड से पढ़िए, एमएस एक्सेल से पढ़िए, पावर पॉइंट से पढ़िए, यहीं सबसे आपका सवाल छूटेगा। बाकी थोड़ा थोड़ा तो आप सब कुछ याद कर लिए। इसमें कंट्रोल प्लस क्या होगा, एच होगा। ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा भंडारण का सबसे छोटा माप है। तो सबसे भंडारण का छोटा माप है वाइट। कहता है कि जावा का आविष्कार किसने किया। तो जावा का आविष्कार किया जेम्स ए गॉसलिंग ने। ठीक है, कहता है कि डेसिमल कोड में कितने बीट होते हैं। यहाँ पे बच्चा ना सवाल में सारे के सारे क्लीन वर्ल्ड हो गए। ठीक है, और वही फुल टॉस बॉल पे, क्योंकि उन्होंने देखा हेक्साडेसिमल रिलेटेड टू 16 और मार के चले गए आगे। लेकिन उनको थोड़े ना पता था कि पूछा गया सवाल बीट में है और बाइनरी डिजिट में 4 ही बीट होते हैं हेक्साडेसिमल में। तो सही जवाब है 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह रीजनिंग का कुछ सवाल है, वीडियो में अंत तक बने रहें। इसमें आपको मैथ्स, कंप्यूटर, रीजनिंग 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव, 5 इंपॉर्टेंट आपका फुल फॉर्म दिया जाएगा कंप्यूटर का, और 15 इंपॉर्टेंट जीके जीएस आएगा। ठीक है, कह रहा है कि कुछ जो डेंटिस्ट हैं, चलिए भाई, डेंटिस्ट जो क्या है, सर्जन है, और कहता है कि सभी सर्जन जो वो क्या है, डॉक्टर हैं। कोई बात नहीं, तो निष्कर्ष निकला कि कुछ डेंटिस्ट डॉक्टर हैं। हाँ भैया, एक दूसरे से तो अटैचमेंट है ही है। कहता है कि कोई सर्जन डॉक्टर डेंटिस्ट नहीं है, ये कैसे है कि, तो एक ही ऑप्शन फॉलो करता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका वर्निकल कंक्लूज 1 ऑप्शन है ना। नेक्स्ट कहता है कि अगर कोई संख्या 15 से 19 बढ़ गया हो, फिर 19 से कितना बढ़ गया होगा, 35 बढ़ गया हो, 35 से 71 बढ़ गया हो, तो अगला टर्म होगा क्या। ठीक है, तो 15 में ऐसा हम क्या जोड़े हैं कि 19 हो गया है। तो 15 में हम लोग 4 जोड़े हैं, मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, 19 में हम लोग क्या जोड़े हैं कि कितना हो गया, 35 हो गया। 16 जोड़े हैं यानी कितना हो गया, 4 का स्क्वायर। 35 में हम लोग कितना जोड़े हैं कि 71 हो गया। तो 2 4 आ रहा है, तो इस बार कितना किया जाए, 6 किया जाए। 36 जोड़ेंगे तो कितना मेरा आ जाएगा, यानी 6 का स्क्वायर 71 हो जाएगा। इसके बाद मेरा 71 में क्या जोड़ा जाए, 2 का स्क्वायर जुड़ा, 4 का स्क्वायर जुड़ा, तो अगली बार 6 का स्क्वायर के बाद 8 का स्क्वायर जुड़ेगा। तो 71 प्लस 64 यानी इसका टू 135। इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, 135 होगा। ठीक है, आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि 6 मित्र जो है 2 पंक्ति में बैठे हैं, प्रत्येक में 3 बैठे हैं। कोई बात नहीं, आइए बैठते हैं साथ में। चलिए, कहता है कि एस जो है किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। कोई बात नहीं, तो 3 पहले ऊपर में बैठा लेता हूं, 1 2 3, नीचे में 1 2 3। कह रहा है कि एस या तो नीचे में बैठा होगा तो ऊपर में बैठा होगा। चलो पहले एक बार नीचे ही बैठा के देखते हैं। कहता है कि टी जो है आर का पड़ोसी है, आर और यू एक दूसरे के विकर्णता बैठे हैं। हाँ, कहता है पी यू के बाएं दूसरे स्थान पे है। तो आर और टी पड़ोसी है। तो लो भाई, टी हो गया, आर हो गया।
कहता है विकर्ण बनाना है ना, तो विकर्ण बनाने के लिए, डायगोनल बनाने के लिए इस तरह से, यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा आर को, यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा टी को। ठीक है, कोई बात नहीं। पी यू के बाएं दूसरा है, तो भाई एक ही जगह तो बच रहा है। पी यू के बाएं दूसरा, यू अगर यहाँ है तो पी मेरा यहाँ है, तो बच गया वो क्यू। अब क्या पूछा है सवाल कि निम्नलिखित में तीन मित्रों में कौन एक ही पंक्ति में है, तब पी एस यू एक साथ, आर टी क्यू एक साथ। अगला सवाल स्क्रीन पे, या 24 नंबर सवाल। ठीक है, आप लोग के लिए मैं छोड़ दे रहा हूं, सवाल को देख लीजिए, थोड़ा देर में पानी पी लूं। आह, अगली बार से ना एक सवाल मैथ का, एक दो सवाल रीजनिंग का मैं छोड़ दूंगा। देखते हैं कितने सीरियस लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं, है ना, क्योंकि उनका जवाब तो कमेंट बॉक्स में आएगा ना। अगला सवाल है कि 105, और जे जो है वो मेरा कोड किसका है, माइनस का है। उसके बाद मेरा क्या हो गया, 29 हो गया। एच जो मेरा कोड है वो गुना का है। ठीक है, और 96। वाई जो मेरा है वो भागा का है, 16। और डी जो मेरा है प्लस 84। तो पहले भाग का क्रिया होगा तो 16 छक 96, फिर 29 में 6 से गुणा होगा तो 9 छक 54, 9 दूनी 12 और 5 17। 105 इधर प्लस में है, 84 इधर में है, तो 189। 189 माइनस 174 इजकल टू 15। तो कहाँ है 15, इधर, सही जवाब। अगला तरफ, यह आपका क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट है। इसके पहले भी लगता है मैंने सीटिंग अरेंजमेंट करवाया। 6 शेर जो है उत्तर की ओर, मुख की ओर एक सीधी पंक्ति में बैठा है। चलिए भाई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आर जो है, अच्छा उत्तर की में बैठा है, मतलब सब उधर की ओर मुंह करके बैठा है, ऊपर में की तरफ। तो आर के बाएं केवल क्यू है, तो मान लिया आर है तो बाएं केवल क्यू है, बस इसके बाएं तो और कोई रह नहीं सकता। कहता है कि ओ के बाएं स्थान पर दूसरा बैठा है, पी के दाएं स्थान पर एस बैठा है, ओ पंक्ति के अंतिम छोर में बैठा है। तो एक एक छोर वो अपना लिया, एक छोर ये ले लिया। कहता है कि ओ के बाएं दूसरे स्थान पे एन है, कोई बात नहीं, पहला स्थान ए दूसरा स्थान ए, एन हो गया। कहता है पी के दाएं दूसरे स्थान पर एस है, अगर पी यहाँ है तो दाएं स्थान पर कौन है, एस है, तो ए हो गया मेरा समीकरण पूरा। अब क्या सवाल पूछा है कि कौन सा शेर एन के निकट से दाएं है, तो एन मेरा यहाँ है, इसका दाहिने कौन है, एस। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, एस होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, फिर से सीटिंग अरेंजमेंट आ गया। इसका जवाब ना फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 2 सवाल आप लोग के लिए मैंने छोड़ा है, आगे मैं नहीं छोड़ने वाला। कहता है कि एक टैक्सी 7 किलोमीटर दक्षिण, तो चलो भाई नॉर्थ साउथ बना लेते हैं। यह मेरा क्या हो गया, उत्तर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, दक्षिण हो गया। ठीक है, ये मेरा पूरब हो गया, ये मेरा क्या हो गया, पश्चिम हो गया। ठीक है, तो कहता है कि वह पहले पूरब की तरफ 5 किलोमीटर जाता, पहले सॉरी, पहले 7 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाता है, तो 7 किलोमीटर। पेन का कलर चेंज करें क्या, चलिए, तो 7 किलोमीटर इधर। इसके बाद है वो पूरब की तरफ 5 किलोमीटर जाती है, तो 5 किलोमीटर इधर। फिर कहता है कि वो उत्तर की ओर 7 किलोमीटर मुड़ जाती है, तो जिधर से आया जिधर ही चला गया। फिर कहती है बाईं ओर 2 किलोमीटर मुड़ती है, तो 2 किलोमीटर इधर। कहता है कि अब टैक्सी स्थिति आरंभ स्थिति से कहाँ है, आरंभ यहाँ से किया था, 5 पूरा लेंथ, 2 इधर कट गया तो 3, यानी 3 किलोमीटर अभी भी क्या है, वो पूरब में है। ठीक है, चलिए, क्या है भैया, इस सवाल तो फोन रीड नहीं किया, कोई बात नहीं। अगला सवाल,
अच्छा, अंग्रेजी में तो रीड कर रहा है, अगला वाला का देखें। ओ नहीं, सैम्बुल नहीं रीड करा इसका। कहता है कि 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन आउट ऑफ द 3 आर लाइक इन सेम मैनर्स, वन इज डिफरेंट, सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट इज डिफरेंट। कहता है कि 4 में से 3 किसी एक समान है, एक जो है वो डिफरेंट है, कृपया उस डिफरेंट को चुने। तो क्यू मेरा कितना है, 17 है, ओ मेरा 15 है, आर मेरा 18 है, एम मेरा 13 है, यानी 2 का अंतर, 5 का अंतर। एफ मेरा 6 है, डी मेरा 4 है, 2 का अंतर, जी मेरा 7 है, बी मेरा 2 है, 5 का अंतर। ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई। एक्स मेरा 24 है, वी मेरा 22 है, 2 का अंतर सेटिस्फाई, वाई मेरा 25 है, एस मेरा 19 है, 6 का अंतर, मामला यही गड़बड़। इसका सही जवाब क्या होगा, सी होगा। अब आते हैं 5 कंप्यूटर के फुल फॉर्म पे, ठीक है। तो पहला है यूडीपी, ठीक है। अब जितने भी कॉमन थे वो पहले टेस्ट में हो चुके हैं, ठीक है। क्या करूँगा ना मैं, जब पूरा टेस्ट खत्म होगा या फिर पीटी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद सारे जितने भी हैं 11 सेट में, यानी 55 अभी हैं इम्पोर्टेंट, और जब 25 होगा तो करीब आपको 100 सवा 100 के आसपास में फुल फॉर्म होगा, और आप उसी को करके जाइएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। आप एटमोस्ट लेवल का वो प्रैक्टिस कर लेंगे 125, क्योंकि यहाँ पे एक एक नंबर पर खेल है। बेरोजगारी का स्तर इतना है यार, कहो मत। 1-2 दिन पहले ही ये आया रिजल्ट टेक्नीशियन ग्रेड का, बच्चे क्या हैं, 100 में 91 पीसीएम वाले को, 92 अलग अलग बोर्ड में। तो भाई आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आज हम नहीं सुधरें तो फिर आगे मेरी राह दिक्कत है। कि जितने भी विद्यार्थी हैं सिविल कोर्ट वाले, रिजल्ट नहीं आने के कारण उन्हें अपनी तैयारी को क्या कर दिया है, एकदम थम सा कर दिया गया, ठीक है। वो करते ही नहीं है ना। एक इस बात में मुझे शायरी याद आ गया कि चोट लगने के बाद भी ना समझा संभले तो नसीब मुसाफिर का, वरना पत्थर तो अपने फर्ज अदा कर दिए थे। बात समझ में आती है कि समाज की उन तमाम घटनाओं को देखने के बाद भी अगर आप नहीं संभल रहे हैं, इट मीन्स आप अंधेपन में चल रहे हैं, ठीक है। तैयारी को आप क्या करें, कंटिन्यू रखें। मन में डेविएशन बहुत प्रकार के होता है, ठीक है। ये कर लें, वो कर लें, ये कर लें, कोई एक पहले अच्छे से निपटा लीजिए। किसी एक आप एग्ज़ाम को फुल अच्छे कॉन्फिडेंस से दीजिए, चीज़ों को आप बार बार बेहतर करने का प्रयास कीजिए। ये चीज़ें, ये दुनिया फिर आपको क्या करेगा, वो सफलता के पार्ट में, मतलब भाग में आपको साथ लेके चलेगा। एक बड़ा अच्छा मुझे डार्विन का सिद्धांत लगता है, काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ तो आज मुझे ना बहुत ढेर सारे बात करने का मन कर। ऐसा कोई बात नहीं जो मेरा खुद का पर्सनल हो या फिर कोई और बात हो, क्योंकि तैयारी कमज़ोर होने के बाद बच्चों में वो उत्साह नहीं आ पा रहा है। कहता है कि डार्विन साहब जब निकले थे खोज पे कि इतना सारा अपार प्रजनन की क्षमताएं हैं जीव में, लेकिन जीव फिर भी क्या है, कांस्टेंट क्यों। मैंने नोटिस किया था कि जितने भी जीव यहाँ पे हैं वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उनका एक थ्योरी है, वो उसके लिए क्या करते हैं, मतलब उसके लिए ही, उस थ्योरी पे ही दुनिया चलती है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए स्ट्रगल करना, ठीक है। ये डार्विन का सिद्धांत है। आप इस सिविल कोर्ट के जितने भी 3300 सीट हैं, आप उसमें अपना अस्तित्व बना पाते हैं कि नहीं, ये आपका स्ट्रगल करेंगे। वो उन्होंने बताया था ना कि जीवों में अपार प्रजनन क्षमता होती है, लेकिन जीव फिर भी उतना नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि सबके बस की बात नहीं कि वो एग्जिस्ट कर जाएं। जो स्ट्रगल करता है वही इस दुनिया में रह पाता है। आप जिंदा हैं, इसमें स्ट्रगल किया है आपने। आप ऐसे भी सुने होंगे कि करोड़ों स्पर्म में कोई एक स्पर्म है जो ओवा से जाकर टकराता है, फिर जायगोट बनता है, तब जाके आप धरती पे आते हैं। आप एक बहुत बड़ी रेस जीत के इस दुनिया में आए हैं, तो आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि नहीं भाई, हमें हर एक हाल में बेहतर करना है। आप आज नहीं करोगे तो फिर दोबारा मौका कभी आएगा ही नहीं। ज़्यादा मैं समझाना उचित नहीं समझता हूँ, आप लोग खुद समझदार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यूडीपी, यूजर डाटा प्रोग्राम डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। ये यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी का फुल फॉर्म है। वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है।
क्योंकि स्पेलिंग भी आपको थोड़ा थोड़ा देखा जाएगा कि आप सही लिख रहे हैं या नहीं। कहता है कि टिफ टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ठीक है, टिफ का मतलब क्या है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, एसपीटीएफ सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यह आपका 5 कंप्यूटर का क्या था, फुल फॉर्म था, ठीक है, यूडीपी, वीपीएन, टिफ, डीएनएस एंड एसपीटीएफ। इसके बाद अगला जो आएगा, अच्छा ये फ़ॉन्ट रीड नहीं कर पाया है जीके जीएस का, मैं फिर भी कराऊंगा अंग्रेजी के क्वेश्चन पढ़ के, छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो कह रहा है कि वेन वाज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नेम्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। कहता है यह जो आप ऊपर वाला लाइन देख रहे हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि मंगल कुर्ती देव निर्मला युवा के चक्कर में हो ही नहीं पाता, वो छूट गया। कहता है कि वेन वाज द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नेम्ड एज मेजर ध्यानचंद। तो यह 6 अगस्त 2021 को है ना, यह जो अवार्ड है पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, लेकिन मेजर ध्यानचंद के सम्मान में यह इनका नाम चेंज कर दिया गया 6 अगस्त 2021 को। मेजर ध्यानचंद को विजार्ड के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने 1928, 32 और 36 के जब हॉकी में हम लोग गोल्ड मेडल जीते थे, तो वो इस टीम का हिस्सा थे। और 29 अगस्त को उन्हीं के जन्मदिन दिवस पे हम लोग क्या करते हैं, 29 अगस्त को हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। कहता है कि आत्मसभा का आत्मीय सभा 1814 में जो फाउंड किया गया वो किनके द्वारा किया गया था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन राय, भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में है। यही 1814 वाला जो आत्मीय सभा है 1828 में जाके ब्रह्म समाज बन जाता है, ठीक है। कहता है कि अंडर ईच ऑफ द पाल किंग्स द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन 8th सेंचुरी वाज फाउंडेड। कहता है कि पाल वंश के अंतर्गत कौन ऐसा था जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कराया, तो वो थे धर्मपाल। कौन थे, धर्मपाल, ठीक है। यह आपका भागलपुर वाला क्षेत्र में पड़ता है विक्रमशिला। कहता है कि पार्ट 4A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कहता है जब हमारा संविधान का जब स्थापना हुआ था तो उसमें मूल कर्तव्य मात्र 10 था, लेकिन एक कर्तव्य जो है बाद में, कर्तव्य नंबर 11 42वां संविधान संशोधन 1976 स्वर्णन समिति के अनुसार इसको क्या किया गया था, ऐड किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ, ठीक है। और कह रहा है कि सिद्धू और कानू कौन से ट्राइबल थे, मतलब कहते हैं कि रिवेलियन का विद्रोह का हिस्सा थे, तो संथाल विद्रोह का, किसका, संथाल विद्रोह का, ठीक है, कि संथाल विद्रोह का क्या थे, वो हिस्सा थे। संथाल विद्रोह का हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। संथाल विद्रोह में 4 भाई थे, सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव। कहता है कि हेराल्ड डोमर मॉडल वाज द मेन आइडिया बिहाइंड द 5 ईयर प्लान। कहता है ये 5 ईयर प्लान लिया कहाँ से गया, ये 5 ईयर प्लान रसिया से लिया गया। और पहला जो 5 ईयर प्लान चला था 1951 से लेकर 1956 तक चला था। और ये 2 व्यक्ति हैं, यहाँ पे हेराल्ड डोमर लिखा होगा तो व्यक्ति सोचते होंगे कि क्या है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। एक हेराल्ड अलग थे और डोमर अलग थे, जिन्होंने एक प्रणाली को विकसित किया था कि बचत बटा अगर हम लोग उत्पादन करेंगे तो इस अनुसार से चलेंगे तो हम शायद बेनिफिट में हो। तो वह 1951 से 1956 जो है पहला जो पंचवर्षीय योजना था 5 ईयर प्लान, वो किसके था, हेराल्ड एंड डोमर मॉडल पे थे। हम लोग कहाँ से लिए थे इसको, रसिया से लिए थे। कहता अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स बोर्ड ऑफ द कंट्रोल वाज एस्टेब्लिश इन इंग्लैंड टू एंड सुपरवाइज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कहता है कि भारत के जितने भी, देखिए 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद, ठीक है, धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया, पूरे भारत में कब्जा जमाता गया। फिर बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध के बाद तो एकदम पूरा सब कुछ हाथ से निकल ही गया। तो जितने भी क्षेत्र थे भारत में जो अंग्रेजों के द्वारा डोमिनियन किया गया था, उसको कब्जाया गया था, उस पर खास अधिपत्य जमाने के लिए उन्होंने एक बिल को पास किया था, पिट्स एक्ट इंडिया एक्ट 1784 में, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट होगा। कहता है कि
फाइंड आउट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। कहता है कि सनलाइट जो है के द्वारा जो सिल्वर क्लोराइड है वो क्यों मतलब धूसर हो जाता है, ग्रे हो जाता है। तो कहता है कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो अपघटन के कारण हो जाता है, अपघटन के कारण हो जाता है। ठीक है, अगला अगला सवाल है कि विच नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर है 6.022 गुणित 10 टू द पावर 23। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। द दरोगा सिस्टम इन 1792 वाज इंट्रोड्यूस बाय द हुम अमंग द फॉलोइंग एम्पायर इन इंडिया। तो कहता है कि 1792 में किसके द्वारा दरोगा प्रणाली विकसित किया गया था। तो वो व्यक्ति था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, सिविल कोड लाया था, तो ढेर सारा लाया था। कहता है कि विच ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स वाज कॉल्ड एज लोकनायक। इनका जो सही जवाब है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। कहता है व्हेन वाज द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोवाइड टू इंश्योर मेजर पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। 2008 का जो सही जवाब होगा क्या होगा, 2008 होगा। अगला सवाल कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ रिसेंटली लॉन्च ऑटोबायोग्राफिक नोबेल लिटरेचर कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जिन्होंने हाल ही में एक अपनी बुक को लॉन्च किया था जिसका नाम है दिया सलाई। आपका 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से भी रहता है, तो दिया सलाई। कहता है कि विच नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश हैज बीन डिजाइंड एज 50th टाइगर रिजर्व। वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। कहता है कि विच ऑफ द थीम ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025। तो उसका जो है सतत विकास एवं जलवायु में तेजी लाने हेतु भागीदारी, तेजी लाने हेतु भागीदारी। तो ये आपका क्या था, 10 मैथ, 10 रीजनिंग, 10 कंप्यूटर, 5 कंप्यूटर का फुल फॉर्म, 15 जीके जीएस। ये हिंदी वाला फ़ॉन्ट रीड नहीं कर पाया, मुझे इस बात का अफसोस है। अगली बार से क्या करूँगा, इस चीज़ को ध्यान रखूँगा। आगे का जो डिस्क्रिप्टिव का क्लास होगा वो भारती सर के द्वारा होगा। और वीडियो को अंत तक देखें, अपने पाठी सहगणों को क्या करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, कमेंट करें, है ना, और सपोर्ट करें। ठीक है, आज के लिए।